हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो है पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक, शक्ति यानी कि पावर। राजनीति विज्ञान में हम इस शक्ति को ठीक से पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा। शक्ति राजनीति विज्ञान का केंद्रीय बिंदु है। यह राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना है। यानी कि शक्ति के बिना राजनीति विज्ञान बिल्कुल अधूरी है। इसलिए कहा गया है कि शक्ति राजनीति विज्ञान का केंद्रीय बिंदु है। शक्ति की हर जगह आवश्यकता पड़ती है। परिवार में भी देखा जाए तो पिता एक शक्ति की भूमिका निभाते हैं, तो पूरा परिवार उनके साथ चलता है। माता घर में भूमिका निभाती है, तो घर के ज़रूरी कामों में माता का जो विचार है वो लिया जाता है। तो घर में भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि शक्ति किसके पास है और कितनी है, किसकी कितनी सत्ता है, कि कितने बुजुर्गों की सत्ता है, या कितने बड़ों की सत्ता है, या कितना गृहिणियों की सत्ता है। ये सब बात हम देखते हैं। तो इसी तरह हम हमारे देश में भी देखते हैं कि जितनी शक्ति, कौन सी शक्ति नेताओं के पास किस प्रकार की शक्ति है, शिक्षाविदों के पास किस प्रकार की शक्ति है, या अन्य समाज सुधारकों के पास किस प्रकार की शक्ति है। तो शक्ति राजनीति विज्ञान का केंद्रीय बिंदु है। ये राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना है। केटलिन महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान है, क्योंकि राजनीति जब होती है पॉलिटिकल, एक सत्ता को, एक शासन को चलाने के लिए शक्ति बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये कहता है कि राजनीति जो है वो शक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। बेकर के अनुसार हम देखते हैं कि राजनीति शक्ति से अपृथकनीय है। यानी कि राजनीति को शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। भारत में राजनीति विज्ञान के जनक कौटिल्य ने दंड शक्ति को राजनीति विज्ञान का मूल आधार माना है। कौटिल्य जी कहते हैं कि जो दंड शक्ति है वो इसका मूल आधार है। यानी कि किसी प्रकार का दंड इसमें होना आवश्यक है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय विचारक मनु ने भी शक्ति के महत्व को स्वीकार किया है, और उसने भी शक्ति को दंड शक्ति के रूप में माना है। तो मनु महोदय भी कहते हैं कि शक्ति क्या है, दंड शक्ति के रूप में स्वीकार की गई है। इधर कौटिल्य महोदय ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। कौटिल्य महोदय भी इसी बात को मानते हैं कि समस्त सांसारिक जीवन का जो मूल आधार है, जैसा मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया था, सांसारिक जीवन किस प्रकार का है। परिवार में देखें तो अपने दादाजी की, पिताजी की सत्ता चलती है। ठीक है। समाज में देखें तो पंच, सरपंच या अन्य जो बड़े व्यक्ति हैं उनकी सत्ता चलती है। और आगे जाए तो एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री, इन सब की सत्ता चलती है। तो मतलब सांसारिक जीवन भी हम इन चीज़ों को महसूस करते हैं। शक्ति का अर्थ व परिभाषा। शक्ति राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा होने पर भी शक्ति के अर्थ के विषय में राजनीति विज्ञान के विद्वान एक मत नहीं है, क्योंकि हर विद्वान अपने अपने हिसाब से अलग अलग मत दे रहा है। तो रॉबर्ट बायरस्टेड के अनुसार देखते हैं, शक्ति बल प्रयोग करने की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। है ना। शक्ति बल प्रयोग करने की योग्यता है, यानी कि अपनी जो विचारधारा है, अपनी जो बात है उसको मनवाना। ठीक है। उसके लिए यहाँ बल प्रयोग शब्द काम में लिया गया है। तो अपनी बात को मनवाना, मनवाने की क्षमता रखना, लोगों को अपनी ओर कर लेना, ये शक्ति बल प्रयोग करने की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग है। मेकावेकर के अनुसार शक्ति व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, निर्देशित करने या विनियमित करने की क्षमता है। व्यवहार को नियंत्रित करने, किसी पे नियम या कानून लागू कर दिया या सत्ता लागू हो गई, तो उनको व्यवहार को नियंत्रित करना कि किस तरह से आपस में व्यवहार करना है, किस तरह से रहना है, उसके निर्देश देने, उनके नियम बनाने की जो क्षमता जिसमें होती है वो शक्ति होती है। शक्ति की उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर शक्ति के अर्थ को हम निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट
कर सकते हैं। पहला है बल प्रयोग के रूप में। प्राचीन भारतीय विचारकों ने शक्ति को बल प्रयोग करने की योग्यता के रूप में स्वीकार किया है। जो प्राचीन भारतीय विचारक थे वो कहते थे शक्ति वो होती है जिसमें बल होता है। मनु ने कहा है कि दंड द्वारा दुष्टों का दमन किया जाता है। मनु महोदय कहते हैं कि जो दंड देकर जो दुष्ट आत्माएं होती है, जो गलत विचारधारा के लोग होते हैं, उनको दमन किया जाता है, उनका नाश किया जाता है, उनकी विचारधाराओं को भी नष्ट किया जाता है। दंड के रूप में बल का प्रयोग धर्म की रक्षा करता है। ये कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए यदि हमने किसी को दंड दे दिया तो वो भी शक्ति है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं नियंत्रण के रूप में। कुछ विद्वान शक्ति को नियंत्रण के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसा कि मैकाइवर ने कहा है। शक्ति व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, निर्देशित करने, विनियमित करने की क्षमता है। बल प्रयोग की संभावना के बीच में रूप में कुछ विद्वान शक्ति को बल प्रयोग करने की संभावना के रूप में देखते हैं, जैसा कि रॉबर्ट बैस्टर ने लिखा है, शक्ति बल प्रयोग करने की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। मनुष्य सामान्य प्रकृति के रूप में कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शक्ति मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति है। मनुष्य के स्वभाव की यह मूल प्रवृत्ति है। वह हमेशा शक्ति के प्रति आसक्त रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने की कामना करता है, यानी कि अपने धन से, मन से, विचारों से, कर्मों से सबसे हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ज्यादा शक्तिशाली बनूं। अगला पॉइंट है प्रभाव प्रक्रिया के रूप में। कुछ विद्वानों के अनुसार शक्ति एक ऐसा तत्व है जो प्रभाव प्रक्रिया को जन्म देता है। जिसके पास शक्ति होती है उससे अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं और उसके अनुकूल आचरण करते हैं। ठीक है। हम देखते हैं कि जितने भी बड़े वर्ग के लोग हैं, बड़े पद पर आसीन हैं, तो छोटे पद वाले लोग या सामान्य व्यक्ति उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। मूल्य के अर्थ में हम देखते हैं शक्ति को कुछ विद्वान मूल्य के अर्थ में भी स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वान इसे आदर्श मूल्य के रूप में, कुछ विद्वान यथार्थवादी मूल्य के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ तो आदर्श रूप देखते हैं कि जैसे महात्मा गांधी एक आदर्श रूप थे, विवेकानंद एक आदर्श रूप थे, जिनकी आवाज पर, जिनकी विचारों पर पूरा देश चलता था, है ना। तो वो एक एक आदर्श के रूप में स्थापित हुए, वो भी एक शक्ति थी। विद्वान जो थे यथार्थवादी मूल्य के रूप में भी इसे स्वीकार करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं व्यवस्था के अंतर्निहित तत्व के रूप में। किसी भी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की रचना और उसका संचालन के लिए शक्ति का होना आवश्यक है। जिस व्यक्ति के पास शक्ति होती है वह राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन कर लेता है। आगे देखते हैं शक्ति के प्रकार। शक्ति के प्रकारों का वर्गीकरण हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। पहला है व्यवहार परिवर्तन के आधार पर शक्ति को 3 भागों में बांटा गया है। बल, प्रभुत्व, चातुर्य। पहला है बल। जब शक्ति धारक बल का प्रयोग करके अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को अपने अनुकूल बना लेता है तो शक्ति के इस प्रकार को बल कहते हैं। क्या होता है कि जब दूसरों का व्यवहार अपने अनुकूल, अपने विचारों के अनुकूल हो जाए तो उसे हम कहते हैं बल। प्रभुत्व देखते हैं जब कोई शक्ति धारक आदेश की शक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यवहार को अपने अनुकूल बना रहता है तो उसे प्रभुत्व कहते हैं। जब अन्य व्यक्तियों का व्यवहार अपने व्यवहार के अनुकूल या अपने आदेश के अनुकूल जब व्यक्ति चलना लग जाए तो उसे कहते हैं प्रभुत्व। चातुर्य जब शक्ति धारक छल कपट कूटनीति के साधनों द्वारा एक दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को अपने अनुकूल बना लेता है तो उसे चातुर्य कहते हैं। किसी भी विधि द्वारा, छल कपट या किसी भी विधि के द्वारा व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल कर लेता है तो उसे चातुर्य कहते हैं। औचित्य पूर्णता के आधार पर शक्ति को 3 भागों में बांटा गया है। परंपरागत, वैधानिक, करिश्माई। पहला है परंपरागत। जब शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन परंपराओं के आधार पर किया जाता है तो इसे परंपरागत शक्ति कहते हैं। जैसे कानून ईश्वर की सत्ता है या परंपराओं सदियों से चली आ रही यही परंपरा है, उसके आधार पर यदि शक्ति कानून बनाए जाते हैं तो उसे परंपरागत शक्ति कहते हैं।
वैधानिक जब अधीनस्थ शक्तिशाली व्यक्तियों के आदेशों का पालन कानून समझकर करते हैं तो उसे औचित्यपूर्ण वैधानिक शक्ति कहते हैं। जैसे गांव में सरपंच का आदेश, गांव के पटेल जी का आदेश, देश में प्रधानमंत्री का आदेश, राष्ट्रपति का आदेश, इस तरह से, है ना। जब अधीनस्थ शक्तिशाली व्यक्तियों के आदेशों का पालन कानून समझकर करते हैं तो वो जिन्होंने जो नियम निकाल दिए, जो कानून निकाल दिए, जो भी वैल्यूज निर्धारित करती है उसका पालन करने का आदेश निकाल दिए, आदेश, उनके आदेशों को मतलब एक कानून समझकर कि हमने ये सही किया तो ये कानून है, और यदि हम इसके विपरीत गए तो हमें सजा मिलेगी, या बुरा होगा या गलत होगा। ठीक है, तो इसे औचित्यपूर्ण वैधानिक शक्ति कहते हैं। तीसरा इसमें करिश्माई, जो शक्तिशाली नेताओं या अधिकारियों, राजनेताओं और तकनीकी ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के आदेशों का पालन असीम श्रद्धा के साथ किया जाता है तो उसे करिश्माई शक्ति कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कोरोना आया था तो कभी कभी मन की बात के रूप में प्रधानमंत्री जी हम टीवी पर आते थे और कहते थे कि आज ही इस तरह का रखेंगे, सब अपने घर में दीपक जलाएंगे और थाली बजाएंगे, या मन में प्रयोग प्राणायाम को जोड़ दिया, या परंपरागत जो सीरियल थे, आदर्शवादी सीरियल थे, उनको वापस से टीवी चैनल्स पे लाने पर जोर दिया, या अन्य चीज़ें जो माहौल को बस में रखने के लिए, लोगों को जागरूक रखने के लिए, या उनके मन का डर निकालने के लिए, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जो हालात और डिसीजन लिए गए, जो परंपराएं नियम चलाए गए, वो तो वो जब शक्तिशाली नेताओं या अधिकारियों, राजनेताओं या तकनीकी ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के आदेशों का पालन असीम श्रद्धा के साथ किया जाता है, तब पूरा देश ही हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ था। वो जैसे भी नियम निकालते थे सब उसको फॉलो करते थे। तो पूरी प्रधानमंत्री के साथ हमारे यहाँ के जो पुलिस विभाग है वो सब लग रहे थे, पूरी देश जनता उनके साथ थी। तो हमने उनका पालन डर के उससे नहीं किया, उनका पालन हमने श्रद्धा के साथ किया। उनके जो नियम निकाले, जो आदेश आता था, उसका सब पालन करते थे, कोई भी उस नियम को नहीं तोड़ता था। तो इस तरह की बात जब सामने आती है तो करिश्मा शक्ति कहते हैं। अगला देखते हैं, बार या स्टेट के अनुसार शक्ति का वर्गीकरण। दृश्यता के आधार पर, दृश्यता के आधार पर शक्ति दो प्रकार की होती है, दृश्य, अदृश्य। जो दृश्य होती है वो बल होती है, और अदृश्य होती है वो शक्ति होती है। दमन के आधार पर भी दो भाग होते हैं, दमनात्मक, अदमनात्मक। औपचारिकता के आधार पर भी दो भाग होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। प्रयोग के आधार पर दो भाग, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। और प्रवाह के आधार पर तीन भाग, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय। और केंद्रीकरण के आधार पर दो भाग होते हैं, केंद्रित और विकेंद्रित। केंद्रित में एकात्मक, जैसे कि इंग्लैंड में है, और विकेंद्रित में संविधान संघात्मक होता है, केंद्र और राज्य सरकार होती है, तो भारत और अमेरिका में इस तरीके से है। ठीक है, अगला है क्षेत्रीयता के आधार पर। शक्ति को तीन भागों में बांटा गया है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक। ठीक है, आगे चलते हैं, संभाव्य एवं वास्तविक शक्ति। जब शक्ति धारक शक्ति प्रयोग की क्षमता तो रखता है किंतु उसका प्रयोग नहीं करता, शक्ति के इस प्रकार की संभाव्य शक्ति कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जब शक्ति धारक शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता तो है लेकिन उसका प्रयोग नहीं करता, क्षमता तो है पर प्रयोग नहीं करता, शक्ति के इस प्रकार को संभाव्य शक्ति कहते हैं। जब शक्ति धारक शक्ति का व्यवहार में प्रयोग करता है तो इसे वास्तविक शक्ति कहते हैं। आगे है शक्ति के स्रोत। पहला है सत्ता। शक्ति का ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सत्ता के आधार पर ही एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति या समूह की तुलना में अधिक शक्तिशाली बन जाता है, चाहे अन्य व्यक्ति उससे योग्य हो, ज्ञानी हो। कितनी बार ऐसा कहते हैं कि अरे भाई वहाँ की तो वो है ना सरपंच, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है पर बड़े अच्छे से गांव को संभाल रही है। तो क्या है, मतलब कि कोई व्यक्ति अचानक से अपने समूह के साथ होकर या किसी अन्य व्यक्ति का सपोर्ट पाकर अचानक से वो ऊंचा बन जाता है, किसी अच्छे पद पे पहुंच जाता है, चाहे उसमें वो उसके लिए योग्य, उससे चाहे अन्य व्यक्ति उससे योग्य हो, ज्ञानी हो,
तब भी वो कम योग्य व्यक्ति भी ऊपर पोस्ट पे पहुंच जाता है ना। तो ये सत्ता होती है कि कब किसके हाथ में आती है और किस तरह से वो उसे संभाल लेता है, जबकि उससे ज़्यादा डिग्रीधारी, ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस पद तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है। अगला है ज्ञान। ज्ञान को शक्ति का आंतरिक स्रोत माना जाता है। ज्ञान के आधार पर ही व्यक्ति नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, उसमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं। प्राप्तियां, ये शक्ति का बाह्य स्रोत है। प्राप्तियों से तात्पर्य संपत्ति अथवा अन्य आर्थिक प्राप्तियां, भौतिक साधनों में वृद्धि, पद की प्राप्ति, सामाजिक और राजनीतिक सम्मान की प्राप्ति आदि से है। अगला है संगठन। संगठन में ही शक्ति होती है। पांचवा नंबर पे है इसमें, अनुकूल परिस्थितियां भी किसी व्यक्ति या संस्था को शक्तिशाली बना देती है। कितनी बार क्या होती है कि परिस्थितियां एकदम से अनुकूल हो जाती है और व्यक्ति अचानक से शक्तिशाली हो जाता है या संस्था शक्तिशाली बन जाती है। शक्ति के प्रयोग करने के तरीके हैं। तो ये किस प्रकार से, एक तो आग्रह द्वारा भी करवाया जा सकता है, पुरस्कार देकर भी करवाया जा सकता है, दंड या धमकी द्वारा भी कराया जा सकता है और बल द्वारा भी कराया जाता है। मित्र राष्ट्र जैसे कि, तो साम्यवाद है जैसे कि यूएसएसआर में। दूरी राष्ट्र है पूंजीवाद यूएसए में। तो हाँ, शक्ति के प्रयोग के तरीके देख रहे थे हम। पहला है आग्रह। आग्रह में देखेंगे, यदि एक राज्य दूसरे राज्य से कोई कार्य करवाना चाहता है या कार्य करने से रोकना चाहता है जो उसके हित में नहीं है, तो वह राज्य कूटनीति ढंग से तर्कों द्वारा उस राज्य को आश्वस्त करता है और अपने हितों की पूर्ति कर लेता है। इसे आग्रह कहते हैं। क्या है, एक राज्य दूसरे राज्य से कोई कार्य करवाना चाहता है या कार्य करने से रोकना चाहता है, ठीक है, जो उसके हित में नहीं है। यदि हमारे हित में कोई बात नहीं है और हम चाहते हैं कि दूसरा राज्य हमारे लिए इस तरह का काम नहीं करे, तो उसके लिए तर्क द्वारा भी उसे आश्वस्त कर सकता है या किसी भी तरह से उसे मना लेता है। ठीक है। तो उसको कहते हैं हम आग्रह। शक्ति प्रयोग करने का आग्रह सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। शक्ति प्रयोग करने में आग्रह का वर्तमान में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारा देश है जो वसुदेव कुटुंबकम अतिथि देवो भव इस तरह की भावनाएं रखकर आगे बढ़ा है, इसलिए हम आग्रह का सहारा सबसे ज्यादा लेते हैं। पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति प्रयोग करने का ये दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। यदि एक राज्य दूसरे राज्य से अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, तो उसके बदले वो राज्य को किसी पुरस्कार का लालच दे सकता है। पुरस्कार आर्थिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक किसी भी रूप में हो सकता है ना। किसी को पुरस्कार देकर भी हम उससे अपना काम करवा सकते हैं या अपनी बात मनवा सकते हैं। ठीक है। तो वो पुरस्कार कहलाएगा। इसके बाद है दंड। यदि शक्तिशाली राज्य निर्बल राज्य को बल प्रयोग करने की धमकी देकर उनसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाता है, तो इसे दंड के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है बल। जब उपयुक्त तीनों साधनों से बात नहीं बनती, तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर बल प्रयोग करके या सैनिक कार्रवाई करके अपनी आज्ञाओं का पालन करवा लेते हैं। जैसे कि एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, अपना बल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंककर उसे कमजोर, जापान को कमजोर बनाया गया था। ऐसे ही यूक्रेन का और इनका युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पर भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपना बल प्रयोग कर रहा है और उनको कमजोर बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ये बल प्रयोग द्वारा भी अपनी शक्ति मनवाने का प्रयास कर लिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको शक्ति का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर अगले टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।